सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज मेरे सामने खड़ी हुई है 2025 बजाज पल्सर NS 400Z, जो कि मुझे लगता है 400 सीसी के सेगमेंट में एक तरफा राज करना जानती है। जिसे सुपर बाइक्स में हायाबुसा इकलौती अलग लीग में चलती है ना, ये भी अलग जा चुकी है। और दूसरी तरफ इस सेगमेंट की मशहूर बाइक ड्यूक 390, जो कि फीचर से लोडेड इतनी ज़्यादा है, जो फीचर इसमें आ जाते हैं ना, शायद मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल तक भी आउटडेटेड नहीं होगी, इतने फीचर लेके आती है। बट आज इन दोनों को कंपैरिजन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास। ये बाइक कॉस्ट करती है 3,45,000 रुपये या 50,000 रुपये, आप इतना मान के चलो। और ये बाइक कॉस्ट करती है 2,35,500 रुपये ऑन रोड डेली। दोनों ऑन रोड प्राइस बताया मैंने आप लोगों को। और लगभग अगर आप लोग देखते हो तो 1,10,000 या 15,000 रुपये का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो 1,10,000 रुपये आपको बचा के NS 400Z पे जाना चाहिए या 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के KTM पे जाना चाहिए, इस वीडियो में वही बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट से देखोगे दोनों बाइक्स, दोनों के अंदर आप लोगों को LED DRLs देखने के लिए मिलते हैं। NS की DRLs जो है वो ज़्यादा ब्राइट है। अगर मैं दोनों के ऑन करके दिखाता हूँ तो ये देखो भाई, आप लोग सामने से साइड बाय साइड चेकआउट कर लो, आपको NS के DRL एनी डे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे, जो है भी। इसके भी DRL अच्छे लगते हैं, दोनों बाइक के प्रीमियम लगते हैं, ख़राब किसी के नहीं लगते हैं। बट अगर मैं लाइट में कंपैरिजन करूँ तो NS के पास प्लस पॉइंट है, इसमें प्रोजेक्टर है लो बीम हाई बीम के लिए। इसकी लाइट एनी डे उससे बहुत अच्छी है, उसकी तो वाहियात लाइट है, होके भी ना होने वाली है। सेकंड चीज़, सस्पेंशन। दोनों बाइक के अंदर आपको USD फोक्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट एक USP क्या मिल जाता है इसको, KTM को, इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है दोनों ही साइड के। बट इसके अंदर आपको नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। बट वहीं पे प्राइस के मामले में ये 1,10,000 या 15,000 रुपये आपको उससे सस्ती भी देखने के लिए मिलती है, तो उस बात को भी हम भूल नहीं सकते हैं। सेकेंडली, दोनों ही बाइक के अंदर आपको 17 इंचेस के अलॉय मिलते हैं। और अब तो टायर की अगर मैं बात करूँ तो पहले KTM के अंदर मेडजेलर आते थे, यहाँ पे भाई KTM वालों ने डाउनग्रेड करा उसके अंदर मेडजेलर ना देके। बट अब इसके अंदर आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 मिलते हैं और उसके अंदर भी अपोलो अल्फा H1 मिलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं रहा है, सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर भी आप लोगों को फ्रंट में 320 mm की डिस्क ब्रेक की प्लेट है, उसके अंदर भी सेम है। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर ग्रामिका का ये कैलिपर है और जो ब्रेक पैड्स हैं आप सेंटर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। ब्रेकिंग अच्छी है, पर इसमें 2 पिस्टन कैलिपर आता है। बट अगर ड्यूक 390 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को 4 पिस्टन कैलिपर देखने के लिए मिलता है, जो कि नो डाउट ड्यूक की ब्रेकिंग इससे आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। पर इसकी ब्रेकिंग अभी सेंटर्ड ब्रेक पैड डालने की वजह से और अच्छी हो गई है, और जो टायर्स हैं वो अच्छे अपग्रेड कर दिए, तो इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि आपकी अगर NS की ब्रेकिंग 19 है तो ड्यूक की ब्रेकिंग 20 देखने के लिए मिलेगी, ये एक डिफरेंस है। बाकी लुक एंड डिज़ाइन आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। साइड प्रोफाइल NS की अगर देखोगे तो यहाँ पे बड़ा बड़ा NS की ब्रांडिंग मिल जाती है, 2-3 कलर के मल्टीपल ग्राफिक्स मिलते हैं। KTM में अगर देखोगे तो इसके जो साइड का ये पार्ट है, इस पर ड्यूक लिखा हुआ है, पार्ट है वो काफ़ी लंबा है, एरोडायनामिकली बाइक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील होती है इससे चलाने में। साथ के साथ अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करता हूं तो दोनों बाइकों के अंदर इंजन का बड़ा फर्क है। इस बाइक के अंदर न्यू 399 सीसी का LC4C इंजन मिलता है, जो मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा कम रिलायबल है इस इंजन के मुकाबले, जो कि काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है। दोनों ही बाइक्स के अंदर 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ आते हैं, स्लीपर और असिस्ट क्लच के साथ में। और साथ में दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है। ये इस बाइक के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है। और जेन्युइन बता रहा हूँ, इसका क्विक शिफ्टर थोड़ा सा क्लटरी है, पर अगर इसके क्विक शिफ्टर की बात करूँ, बेस्ट। मेरा राइड रिव्यू देख लेना, मैं राइड रिव्यू कर चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि ये चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ कैसा काम करती है कैसा नहीं करती है। एनी डे बहुत अच्छा चलता है। इसका क्विक शिफ्टर आप किसी भी मोड पे चला सकते हो, रेन पे, स्ट्रेट पे या फिर अपना ट्रैक मोड पे। पर NS के अंदर एक लिमिटेशन है, अगर आपको इसका क्विक शिफ्टर यूज़ करना है तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे काम करता है, बाकी रोड पे, रेन पे, ऑफ रोड पे इसका क्विक शिफ्टर काम नहीं करता है। मैंने मैनुअली ये चीज़ चेक करी थी, आप लोगों को राइड रिव्यू वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग देख लेना, यार डाल दिया होगा मैंने, अभी पता नहीं है, ठीक है जी। ये बात रही क्विक शिफ्टर की। इंजन की, इस बाइक के अंदर आप लोगों को 45 bhp की पावर मिलती है, इस बाइक के अंदर 43 bhp की पावर मिलती है। 2 bhp कुछ नहीं होता है, पता तक नहीं चलेंगे आपको। दोनों बाइकों के अंदर पावर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। एक चीज़ मैंने फील करी है, इस बाइक का जो पावर बैंड है वो लगभग 5 से 6,000 RPM के बाद स्टार्ट हो जाता है, बट इस बाइक का जो पावर बैंड है वो 7,000 RPM के बाद स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ मुझे ड्यूक की पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, बट ये चीज़ मैं मानता हूँ NS के फेवर में जाती है कि NS अपने लोअर RPM से ही मतलब अच्छी पावर देना स्टार्ट कर देती है। और एक चीज़ ये भी है कि NS जब छोटे, मतलब आप मान के चलो आप 20 की स्पीड पे 3rd गियर पे चला रहे हो और उसे चलाओ, वो बहुत झटके मारती है, पर ये झटके नहीं मारती है। इसका जो लो एंड टॉर्क है वो अच्छा है, मैंने अभी टेस्ट करा है, और जो मैंने इन दोनों का एक राइड रिव्यू कंपैरिजन बनाया उसके अंदर भी ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट करी थी, आप लोग उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं साउंड की बात करता हूं तो चलो एक बारी मैं ऑन करके दोनों की साउंड भी सुना देता हूं। पर ये थोड़ी सी ऐसी आवाज़ करती है जैसे फट 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 करती है, और ये भी थोड़ी सी मतलब पटाखे मारती है, इसकी आवाज़ थोड़ी मुझे ज़्यादा सूदिंग लगती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार प्रीत भाई आप तो बिल्कुल KTM की बुराई करे चले जा रहे हो। बुराई नहीं कर रहा भाई, देखो जो रियलिटी है बस वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि NS 400 का मैं कोई ओनर हूँ, ओनर तो मैं NS का भी नहीं हूँ और इसका भी नहीं हूँ। पर जो रियलिटी है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जो चीज़ जिस चीज़ की तारीफ डिजर्व करती है, वो बात है बस। ड्यूक भाई मैंने स्टार्ट कर दिया है, चेक करो।
ये ऐसे भाई फट की आवाज़ करते हैं और साथ में इसके अंदर वाइब्रेशन और हीटिंग की प्रॉब्लम है। नई वाली ड्यूक में ये वाइब्रेशन बहुत करती है और ये कभी भी बंद हो जाती है अपने आप। जैसे थोड़ा बहुत रेस वेस दो चलाओ ना, कई बार अपने आप बंद हो जाती है। पर ये चीज़ मैंने अभी NS चला के आया, उसके अंदर फेस नहीं करी है, इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग इसकी साउंड सुन लो एक बार, है ना। ये मैंने चाबी ऑन करता हूँ, ये चेक करो भाई, न्यूट्रल ही होगी जहाँ तक है भाई। गियर बॉक्स बेस्ट यार, मज़ा आ गया। इसके अंदर जो सेल्फ का बटन है वो होल्ड करना पड़ता है, इसमें सिंगल क्लिक स्टार्ट आता है। चेक करो, NS की जो साउंड है वो आपको थोड़ी बेसी मिलेगी, आवाज़ उसकी भी बेसी है पर वो थोड़ा फटफट करती है, तो ये एक थोड़ा साउंड में डिफरेंस है, ठीक है जी। अगर मैं अलॉय व्हील की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी आप लोगों को देखो बीच में से जहाँ से ये लाइट वेट बना सकते थे बनाया है, पर KTM में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। देखो बीच में से पूरा ही खाली है, तो इससे कहीं ना कहीं लाइट वेट बाइक के होने से परफॉर्मेंस अच्छी आती है, ठीक है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है वो सिंगल फैन सेटअप देखने के लिए मिलता है कूलिंग के लिए, उसके अंदर डुअल फैन सेटअप देखने के लिए मिलता है, पर फिर भी वो ज़्यादा अच्छी कूलिंग नहीं कर पाती है, हीटिंग ज़्यादा करती है, ठीक है जी। पहली चीज़ तो मतलब ये रही आपके साइड प्रोफाइल में साउंड की बात। सस्पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन एडजस्टमेंट के साथ आती है, बट इसकी सिर्फ आप लोग रियर वाली एडजस्ट कर सकते हो। और पर्सनली बताऊँ, इसका सस्पेंशन सेटअप मुझे अच्छा लगा। अभी मैं चला रहा था, दौड़ा रहा था ना, कॉर्नर वॉर्नर डिप करने में कोई डर वर नहीं लग रहा था। सीट्स की मैं बात करना चाहूँगा, सीट्स मुझे अच्छा याद आया। इसकी सीट जो है भाई इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने काफ़ी चलाई है, काफ़ी यूज़ करी है, बट अगर इसकी सीट की बात करूँ भाई बेस्ट, बहुत अच्छी सीट है इसकी। और सारे पॉइंट जो है भाई वो NS के फेवर में ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, जो सच है वो बता रहा हूँ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की अच्छी है, इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। पर मुझे लगता है 373 सीसी वाला जो इंजन है ये माइलेज ज़्यादा अच्छी देता है, इस वाले इंजन में माइलेज इतनी अच्छी नहीं है। ये बाइक लगभग डे टू डे लाइफ में अपना नॉर्मल चलाने पर 22-23 की एवरेज दे देती है, और इस बाइक को भी सेम उसी तरीके से चलाओगे ये 25-26 की दे देगी। इतना डिफरेंस आएगा क्योंकि इसके अंदर वही इंजन है जो मेरी ड्यूक 390 Gen 2 में था, और मैंने 3 साल उस बाइक को चलाया, तो वो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार ड्यूक की तरफ देखोगे, इन टर्म्स ऑफ लुक्स दोनों बाइक बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। हालांकि NS के पास ये एक डिसएडवांटेज है कि ये बाइक काफ़ी हद तक आप लोगों को NS 200 की याद दिलाती है, क्योंकि इसका टेल सेक्शन है, पीछे का सारा एरिया NS 200 जैसा ही है, तो उसमें दो राय कहीं से कहीं तक है ही नहीं है, ठीक है जी। और पीछे की भी जो ब्रेक है, डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो सेम देखने के लिए मिलेगा। डुअल चैनल ABS वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लॉन्च कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं आती है। इसके अंदर आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं आती है। इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन का बटन देखने के लिए मिलता है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं आती है। आप अपना मतलब कस्टम बटन सेट कर सकते हो, अपना फेवरेट बटन इसमें सेट कर सकते हो जिससे आप कुछ काम करना चाहो। और इसकी जो TFT है वो 5 इंच की कलर TFT है, कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर है। और हाँ, इसके अंदर सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर वाला फीचर भी आता है। क्या ये NS के अंदर भी है? लेट मी चेक, देख लेते हैं। वैसे जहाँ तक होगा नहीं, अगर होता तो मैंने चेक करा है, पता चल जाता है। जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिया और लेफ्ट साइड से हैंडल मोड़ दो तो थोड़ी देर के बाद इंडिकेटर बंद हो जाना चाहिए सीधा करने पे। बाइक को समझ में आएगा, थोड़ी बाइक चलाने के बाद इंडिकेटर मतलब मैंने हैंडल लेफ्ट करा तो वो बंद कर देगी। बाकी देखते हैं, अगर थोड़ी देर में बंद हो जाता है तो इसके अंदर सेल्फ कैंसिलेशन इंडिकेटर है, और अगर नहीं होता है तो सिर्फ उसके अंदर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखो फाइनल वर्डिक्ट की कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आज भी और काफ़ी टाइम तक इस चीज़ के फेवर में रहूँगा, ओवर ड्यूक 390 गो फॉर NS 400। क्योंकि भाई आप एक बात समझो, इस बाइक के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है जो आपको एक डे टू डे बाइक के अंदर या फिर डेली लाइफ के अंदर चाहिए होता है। अच्छी ब्रेकिंग, क्विक शिफ्टर, परफॉर्मेंस, लेस वाइब्रेशन, लेस हीटिंग ओवर कंपैरिजन दिस बाइक। ये गर्म ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा करती है, इस बात में कहीं से कहीं तक कोई भी दो राय नहीं है। और बाकी तो चलो फिर इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन रखते हैं दोनों बाइक्स के रिगार्डिंग। और मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली दोनों के रिगार्डिंग सभी कुछ बता दिया होगा। अगर कुछ छूटा होगा तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन बिलो, आप लोग मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।